हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस वन कोचिंग सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से स्टैटिक जीके को कवर करने वाले हैं। जो ये स्टैटिक जीके का पार्ट 19 है, ये पार्ट 19 है। पार्ट 18 तक का वीडियो जो हो चुका है, जिसने नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और सभी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के पर्पज से, सभी टॉपिक को, तो इसीलिए आप हर टॉपिक को एक बार जरूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग फिर एक नया कोई टॉपिक को शुरू करते हैं जो एग्जाम के पर्पज से क्या हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो देखिए आज के वीडियो में हम लोग पर्यावरण के बारे में जानेंगे, जो एक नज़र में, एक संक्षिप्त में जानेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो वो इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए देखते हैं जो एग्जाम के पर्पज से कौन कौन सा जरूरी, उसी के बारे में आज पर्यावरण के बारे में क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। देखिए सबसे पहला कि पृथ्वी के चारों ओर का जो गैस आवरण है, जिसे पृथ्वी है उसके चारों ओर का जो गैस आवरण है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर का जो गैस आवरण कहलाता है, कवर कहलाता है, गैस कवर, वो क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, फिर देखिए वायुमंडलीय दाब जो मापा जाता है, वायुमंडल का ये जो दाब होता है, जो प्रेशर होता है, उसको मापा जाता है किससे, उसको बैरोमीटर से मापा जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है बैरोमीटर, उसी से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब। ठीक है, उसके बाद है कि वायुमंडलीय दाब का जो एसआई मात्रक होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बार बोलते हैं। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, बार होता है। ठीक है, फिर देखिए कि वायु है, वायु जो है वो क्या है, वो गैसों का मिश्रण है। इसमें कौन कौन सा गैस है, तो देखिए नाइट्रोजन है, जिसमें नाइट्रोजन कितना 78% है। फिर ऑक्सीजन है जिसमें कितना है 21% है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है जिसमें कितना है 0.03% है। और भी बहुत से ऑर्गन्स वगैरह गैस है, अक्रिय गैस वगैरह है। तो बहुत से गैसों से मिलकर के वायु बना हुआ है। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन है, जो 78% है। फिर है कि वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस जो है, वायुमंडल में जो अक्रिय गैस है वो एकमात्र ऑर्गन ही है जो वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है, उस तरह तो अक्रिय गैस बहुत है, ऑर्गन है, नियोन है, जीनोन है, क्रिप्टॉन है, तो ये सब है अक्रिय गैस, लेकिन ऑर्गन ही है एकमात्र है ऑर्गन गैस, सॉरी अक्रिय गैस, जो क्या है वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक, फिर देखें कि भारत की जो जलवायु है वो कैसा है, तो भारत की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु कैसा है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हर टाइप का मिला मिक्स मानसूनी जलवायु है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद है कि वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का जो संबंध है वो क्या कहलाता है, वातावरण और जीवमंडल, जो एटमॉस्फेयर है और जो जीवमंडल है उसके बीच का जो संबंध कहलाता है परिस्थितिकी कहलाता है, जिसको हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। परिस्थितिकी क्या होता है कि ऐसे जगह जहाँ जीव जंतु पेड़ पौधे सभी आपस में मिलजुल करके एक अपना आवरण बनाता हो, रहने का एक स्थान बनाता हो, उसी को क्या कहते हैं, परिस्थितिकी कहते हैं। जहाँ सब कोई अपने अपने जीवन जीता हो, तो वही एक वातावरण और जीवमंडल का बीच संबंध कहलाता है क्या, परिस्थितिकी। फिर कि वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल कहलाता है। यहाँ नीचे देखिएगा आप कि जो क्षोभ मंडल, जो वायुमंडल का सबसे निचला परत होता है वो क्षोभ मंडल होता है। तो इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि इसमें 5 मंडल जो है वो कौन कौन, एक है क्षोभ, सम, आयन, बाह्य। क्या है, क्षोभ, सम, बाह्य, आयन। क्षोभ मतलब क्या, क्षोभ मंडल, पहले क्षोभ मंडल आता है। फिर सम, सम ने क्या, समताप मंडल। उसके बाद मोह ने क्या, मध्य मंडल। उसके बाद क्या, आयन मंडल। उसके बाद बाह्य मंडल। मतलब क्या, क्षोभ, सम, आयन, बाह्य। क्षोभ, सम, आयन, बाह्य, ये ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। पहला क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद क्षोभ, सम, आयन, बाह्य, तो क्षोभ, क्षोभ से क्या, क्षोभ मंडल, सम से समताप मंडल, उसके बाद क्या, मोह से मध्य मंडल, उसके बाद आयन से क्या, आयन मंडल, उसके बाद लास्ट में बाह्य मंडल। तो सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल। ठीक है, उसके बाद देखिए वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है वो बाह्य मंडल कहलाता है। सबसे निचला क्षोभ और सबसे ऊपर बाह्य मंडल। और क्षोभ मंडल की जो मोटाई है उसको में उसमें वृद्धि जो हो जाता है, क्षोभ मंडल की मोटाई में कभी कभी क्या होता है, वृद्धि हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है उसका मोटाई में। क्यों और कब होता है, तो ये गर्मी के कारण होता है, और गर्मी के ऋतु में ये होता है। ठीक, उसके बाद है कि क्षोभ मंडल की जो मोटाई में वृद्धि होता है, ठीक है, गर्मी ऋतु में। फिर जैसे कि क्षोभ मंडल में प्रति 100 क्या है कि क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 किलोमीटर ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, तापमान घटता है। ठीक है, कि अगर क्षोभ मंडल जो है प्रति अगर 165 मीटर जो है वो क्या करेगा, ऊंचाई जाएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस, और 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाएगा तो उसका तापमान घटेगा कितना, 6.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक, उसके बाद है कि मौसमी घटनाएं जो होता है, जो मौसम संबंधित घटनाएं होता है वो कहाँ घटित होता है, वो क्षोभ मंडल जो सबसे निचला परत होता है। और उल्का संबंधित जो घटनाएं होता है, जो उल्का पिंड वगैरह जो घटना घटती है, तब कहाँ पर, मध्य मंडल में होता है। ठीक है, जो समताप मंडल के बाद होता है। उसके बाद वायुयान वगैरह जो होता है, इस ये जब वायुयान वगैरह उड़ते हैं वो कहाँ, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल के बाद जो होता है। ठीक है, तो वायुयान कहाँ उड़ते हैं, समताप मंडल में। और रेडियो
क्या कि रेडियो तथा संचार संबंधित है ये सब किसी आयन मंडल से, जो क्षोभ, उसके बाद समता, उसके बाद मध्य, उसके बाद आयन जब आता है, तो ठीक है चौथा स्थान में। तो रेडियो तथा संचार संबंधित किसी आयन मंडल से। उसके बाद देखिए ग्रीन हाउस जो गैस है, ग्रीन हाउस गैस जो होता है, तो ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सा गैस होता है, तो ग्रीन हाउस गैस में देखिए एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सीएफसी, सीएफसी का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद क्या होता है नाइट्रोजन। तो ये सब गैसें जब बढ़ जाता है वातावरण में तो क्या होता है ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं उसको। फिर है कि वायु में जल की उपस्थिति, जो वायु है जो एयर है उसमें देखिएगा कि जल रहता है, हल्का फुल्का जल, जल का अंश पाया जाता है उसमें, तो उसको क्या कहते हैं, उसको आर्द्रता, उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। और वायुमंडल की आर्द्रता जो है, उस आर्द्रता को जो पाया जाता है उसमें वायु में जो जल का अंश पाया जाता है उसको आर्द्रता बोलते हैं। उस आर्द्रता को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, उसको हाइग्रोमीटर बोलते हैं, उसको हाइग्रोमीटर बोलते हैं। फिर देखें कि भूमंडल के कितने भाग पर जल है, जो भूमंडल होता है उस पर कितने भाग पर जल है, तो उस पर 71% भाग पर क्या है जल है, ठीक है। और वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितना, जो जलवाष्प है उसका मात्रा कितना है वायुमंडल में, तो 0 से लेकर के 4% जलवाष्प है वायुमंडल में। फिर देखिए कि जीवमंडल पर ऊर्जा का जो मूल स्रोत है, जो जीवमंडल है उस पर जो ऊर्जा का मूल स्रोत, जो एनर्जी देने का जो मूल स्रोत है वो क्या है, वो है सन, सूर्य है। वो सूर्य से ही सब कोई ऊर्जा लेता है, चाहे जीव जंतु में जितना भी हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, कोई भी जो ऊर्जा लेता है वो किससे, सूर्य से लेता है। यानी कि जीवमंडल पर ऊर्जा का एकमात्र मूल स्रोत क्या है, सूर्य है, सन है। फिर है कि सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचना, सौर विकिरण जो होता है वो पृथ्वी पर पहुंचता है कितना, वो 51% भाग ही पहुंचता है। फिर संवहनीय वर्षा, देखिए संवहनीय वर्षा है, ये कैसा वर्षा होता है, तो संवहनीय वर्षा जो होता है ये विषुवती वर्षा होता है, ठीक है। जो पृथ्वी होता है, जो विषुवत रेखा होता है, तो उस पे जो क्षेत्र होता है उसी पे क्या होता है विषुवत क्षेत्र में पाया जाता है संवहनीय वर्षा। और अधिकतम वर्षा जो होता है वो कहाँ होता है, अधिकतम वर्षा भी यहीं पर होता है, संवहनीय क्षेत्रों में होता है। फिर कि पछुआ हवा, पछुआ हवा के कारण जो होता है क्या होता है, पछुआ जो हवा होता है उसका कारण क्या होता है, वो चक्रवाती वर्षा होता है। पछुआ हवा का क्या कारण है, चक्रवाती वर्षा। ये सब के बारे में हम डिटेल से जानेंगे जियोग्राफी चैप्टर में, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी है उसको हम देख लेते हैं सिर्फ। तो पछुआ हवाओं के कारण क्या होता है, चक्रवाती वर्षा होता है। फिर देखिए कि न्यूनतम वर्षा जो होता है, न्यूनतम वर्षा जो कम वर्षा होता है क्यों, कहाँ पर होता है, ध्रुव क्षेत्र में। जो ध्रुव क्षेत्र होता है यहाँ पर, तो वो वाला क्षेत्र में क्या होता है, सबसे कम वर्षा होता है। फिर देखिए कि पछुआ हवा जो है वो क्या कहलाता है, उसको गर्जता चालीसा बोलते हैं। पछुआ हवा को क्या बोलते हैं, गर्जता चालीसा बोलते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए एक है फेरल का नियम, क्या है फेरल का नियम। ये फेरल का नियम किससे संबंधित है, तो पवन की दिशा, जो पवन होता है, जो हवा होता है उसकी दिशा से संबंधित है कौन, फेरल का नियम, ठीक है। देखिए फिर है कि महासागरों की जो औसत गहराई है, जो महासागर है उसकी जो औसत गहराई है वो कितना है, एवरेज गहराई उसका 4000 मीटर है, ठीक। उसके बाद देखिए समुद्र जल की औसत लवणता, जो समुद्र है, जो समुद्र की जो जल की जो औसत लवणता, जो सॉल्टी पाया जाता है समुद्र के जल में, वो लगभग कितना है, वो औसतन है 35%, कितना 35%। फिर नेक्स्ट है कि समुद्र जल में पाया जाता है, समुद्र का जो जल होता है, समुद्र का जो वाटर होता है उसमें क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जिसके कारण वो क्या नमकीन होता है। फिर सर्वाधिक लवणता, सबसे ज्यादा लवणता वाला एक झील है उसका नाम है वान झील। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया एग्जाम में कि सबसे ज्यादा लवणता वाला झील कौन सा, तो वान झील, जो कहाँ पर है, तुर्की में है। इसमें 330% जो है वो क्या है, जल लवण वाला जल है, तो कहाँ है, तुर्की में है वान झील। फिर है कि जल राशि जो है का स्वच्छ जल भाग है, जल राशि जितना भी टोटल जल है पृथ्वी पर उसमें जो स्वच्छ जल, जो पीने खाने के उपयोग के लायक है जल है वो कितना है, वो मात्र 2.5% ही है। उसके बाद देखिए कि ग्रेनाइट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है सर यहाँ से, कि देखिए ध्यान से देखिएगा कि ग्रेनाइट, ध्यान से, ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट, फिर से ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट, ये सब आग्नेय चट्टान में आता है। कौन कौन, ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट, आग्नेय चट्टान बनता है इससे। किससे, ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट, ये पृथ्वी के अंदर मैग्मा के पिघलने के बाद बनता है सब। उसके बाद है सेल, चूना पत्थर, सेल, चूना पत्थर, कॉन्ग्लोमेरेट और कोयला, सेल, चूना पत्थर, कॉन्ग्लोमेरेट और कोयला, ये सब अवसादी चट्टाने हैं, जो सेडिमेंट्री रॉक भी होता है, जो पृथ्वी के कम गहराई में पाया जाता है। और ये क्या होता है, खदानों में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो कौन कौन, सेल, चूना पत्थर, कॉन्ग्लोमेरेट और कोयला, ये अवसादी चट्टान है जिसको सेडिमेंट्री रॉक भी बोलते हैं। फिर एक है नाइस, स्लेट और संगमरमर। देखिए नाइस, स्लेट और संगमरमर, ये है रूपांतरित या कयांतरित चट्टान। रूपांतरित माने क्या होता है, परिवर्तित होकर के, कोई चीजों से परिवर्तित होकर के ये बनता है नाइस, स्लेट और संगमरमर।
ठीक है, तो ये है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के पर्पज से। अब ध्यान से देखिएगा इसको। फिर अगला है कि पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2। जब पृथ्वी का जो ताप है, जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, उसका बनाए रखने का मुख्य कारण किसका है? वो कार्बन डाइऑक्साइड का और जलवाष्प का। ठीक है, फिर देखिए कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है कौन? ओजोन परत। जो सूर्य के आने वाले पराबैंगनी किरण होता है उसको रोक के रखता है कौन? उसको रोक के रखता है कौन? उसको रोक के रखता है ओजोन परत, ओजोन लेयर। ठीक है, उसको हम लोग O3 बोलते हैं, जिसको ओजोन गैस भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है? सूर्य से आने वाले जितने भी पराबैंगनी हानिकारक गैस होता है, पराबैंगनी किरण, उसको रोकने का काम करता है ओजोन परत। फिर कि ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? तो ओजोन परत जो है चारों ओर, उसको मापने का इकाई को बोलते हैं डॉप्सन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आई है, ये अक्सर हर एग्जाम में यहाँ से पूछता है कि ओजोन परत को मापने की इकाई को क्या बोलते हैं? डॉप्सन। ठीक है, तो देखिए उसके बाद है कि ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सा है? जो ओजोन परत होता है उसको नष्ट कर रहा है कौन? तो CFC। CFC क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस का टाइप है। तो CFC मतलब क्या था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, फिर है कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होता है, भारत जो देश है उसमें सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। और दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, सबसे ज्यादा वर्षा किसके द्वारा? दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। और मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? भारत में सबसे पहले मानसून आता है कहाँ? केरल राज्य में, जो जून के प्रथम सप्ताह 1 से 5 जून के अंदर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जाड़े के दिनों में वर्षा होता है तमिलनाडु के तट पर, जो लौटता है, जो ये जो सबसे पहले मानसून चलता है, फिर वापस जब लौटता है तो उसके बाद क्या होता है? जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तट पर मानसूनी वर्षा होता है। तो बस यही था फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अगले टॉपिक को लेकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।